जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू द करेंट अफेयर्स क्लासेस। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, तीन चार टॉपिक है। जैसे मेन एक टॉपिक है कि नोबेल मिला है, न्यूज़ में पढ़ा है। नोबेल फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल मिला है, दैट विल बी द मेन टॉपिक। आफ्टर दैट अभी संडे का जो न्यूज़ था हम लोगों ने वो नहीं कवर किया था। उसमें जो इंडिया का वेस्टर्न साइड पे है, वेस्टर्न चाइना वाला बॉर्डर, ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर, एंड ईस्टर्न साइड जो हमारा चाइना वाला बॉर्डर है। तो जब से ये गलवान वैली का हुआ है तब से इंडिया का जो फोकस है शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द चाइनीज बॉर्डर, हमने शिफ्ट किया है। ओके। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा आज का डिस्कशन होगा, गाजा का जो लड़ाई चल रहा है, इजराइल का अटैक गाजा पे हो रहा है, तो यूएन का जो उत्सव, ये इसी वाला चल रहा है ना। बैक वाले का ये है, ये अच्छा ये बंद करना। ठीक है, कर दे। वो वाला चल रहा है ना। चल रहा है। नहीं है तो ये अपने पास ही रखिए, जब भी लगे कि गर्मी लग रही है। मुझे थोड़ा ठंड से एलर्जी है तो मैंने ये इसीलिए बंद कर दिया। ओके। तो द सेकेंड न्यूज विल बी ऑन द, अभी जो इजराइल का अटैक हो रहा है गाजा पे, तो उसको लेके जो यूएन का रोल है, दैट हैज बीन, यूएन का चीफ है। तो इजराइल एंड यूएन ये आपस में लड़ने लगे हैं, क्योंकि जो यूएन में रिजोल्यूशन कंटिन्यूअसली पास हुआ है, दैट इज अगेंस्ट द दिस इजराइल का जो स्टैंड है। ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज दैट वी विल बी स्टडिंग, जो साल्ट पैन होता है जहाँ से हमें नमक मिलता है, धीरे धीरे उसका भी इंक्रोचमेंट हम करने लगे हैं। आबादी बढ़ रही है, लेकिन सॉल्ट पैन का इम्पैक्ट होता है। जैसे सॉल्ट पैन का भी ज्यादा फ्लड का कंडीशन हो तो वो, जैसे स्पंज होता है ना, पानी सोख लेता है, तो जो फ्लड का कंडीशन है वो रिड्यूस करता है। तो ये मेन हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। एंड एक और टॉपिक है, जो हम लोग हिजबुल्लाह सुनते हैं, हौती सुनते हैं, दिस हमास सुनते हैं, उसका ओरिजिन क्या है और कहाँ से उनका पावर आता है, कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको एक आर्टिकल में एनालिसिस किया गया है, वो हम देखते हैं। ओके। दैट विल बी आवर मेन डिस्कशन पॉइंट। ओके। यूएन के पहला न्यूज यूएन वाला कवर करते हैं। तो यूएन को लेके क्यों इजराइल कैसा है, यूएन का जो स्टैंड है यूएन के अगेंस्ट इजराइल का, भाई दैट इज सो। इजराइल अगेंस्ट है यूएन के, यूएन के जो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस जो हेड है, सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है? नहीं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। नहीं पता है किसी को? नहीं पता है? इतना न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल नहीं पढ़ा। आप बताइए, आपको पता है? न्यूज अभी पढ़ा इधर बीच, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल? इतना तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमेशा न्यूज में होता है, हमेशा वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंटोनियो गुटेरस है इस समय, यहाँ पे दिया हुआ है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ओके। ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब वही हेड होते हैं, कोई भी रिजोल्यूशन पास होगा, ही विल बी लीडिंग द रिजोल्यूशन, दैट इज द मेन थिंग। अब इजराइल और हमास जो गाजा का है, क्या है अभी तक, क्या केस चल रहा है? पढ़ रहे थे ना हम लोग, क्या है? न्यूज में भी डेली आता है। आप बता दीजिए। जो इजराइल एंड गाजा अभी अटैक चल रहा है ना, क्यों चल रहा है, कैसे स्टार्ट हुआ था? हम्म। डेली न्यूज आ रहा है मतलब। हम्म। 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 हम्म।
हम्म, आप बताइए। ओके, एक्चुअली ये तो हमने हिस्ट्री पढ़ा था कि ओवरऑल इजराइल का कोई लैंड नहीं था। इजराइल जो है, ज्यूस जो यहूदी होते हैं, दे वर कंसीडर दैट द दिस ओवरऑल जो फलस्तीन का एरिया है, अभी तो वो इजराइल हो गया है, दैट इज द लैंड ऑफ द ज्यूस। ज्यूस वहीं से पैदा हुए, उनका जो पूरा धर्म स्टार्ट हुआ वहीं से हुआ। लेकिन वो तो अभी अटैक कर रहे थे ना, ये तो हिस्ट्री में तो अभी तो वो अटैक हुआ है हमास, हमास एंड लेबनान के लीडर्स पे। ओवरऑल जो सिंप्लीफाई मैं करूं, ये एक हिस्ट्री में जाए तो हिस्ट्री में ये है कि ज्यूस जो यहूदी होते हैं, यहूदी हमेशा ये कंसीडर करते थे कि जो इजराइल अभी है वो लैंड उनका है, वहीं पे वो पैदा हुए हैं। जैसे हम हिंदूज को क्या लगेगा कि इंडिया में ही हमारा लैंड है। बुद्धिज्म कहाँ पे हमेशा शुरुआत हुआ, बोध गया, लुम्बिनी, यही सब एरिया है ना। ठीक है, जैनिज्म का भी सारा एरिया यही है। तो हमेशा लगता है ना ये हमारा लैंड है। जैसे अभी बुद्धिज्म इंडिया से गायब है, फिर भी चाइना में है, तिब्बत में है, जापान में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है। अगर कभी भी अटैक होगा तो उनको लगेगा कि भाग के हम अपने होमलैंड में जाए, असली तो यही है ना, वो तो वहां पे माइग्रेट किए हैं। ऐसे ही इजरायली जो थे, जो यहूदी थे, वो अक्रॉस द वर्ल्ड वो छोटे छोटे अपने पॉपुलेशन में फैले हुए थे, लेकिन उनका कोई लैंड नहीं था। ठीक है, हमेशा से रहा है। अभी तो हम सेक्युलर स्टेट बना दिए हैं ना, अभी तो स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले जब धर्म के नाम पे भी स्टेट होता था कि ये मुस्लिम स्टेट है, ये हिंदू स्टेट है और ये क्रिश्चियन स्टेट है, तब भी यहूदियों का कोई लैंड नहीं था। वो हमेशा छोटे छोटे पॉपुलेशन में थे। एक्चुअली वो हमेशा से एक माइग्रेटेड कम्युनिटी रहे हैं, वो हमेशा से ट्रेडर रहे हैं। और ट्रेडर क्या होता है, जहाँ उसको फायदा दिखेगा वहां चला जाएगा। और वो हमेशा, अब ट्रेडर है फायदे में, वो अपना फैमिली वैमिली भी ज्यादा बढ़ाते नहीं है, तो उनका पॉपुलेशन हमेशा बहुत कम रहा है। और कहीं पे भी जाते हैं अमीर बन जाते हैं। अब देखिएगा, कहीं पे भी जब कभी जॉब की कमी हो, भूखमरी हो, तो हमेशा लोग क्या कहते हैं, ये अमीरों ने लूट के रखा है। तो हमेशा यहूदियों को के खिलाफ परसिक्यूशन स्टार्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि धार्मिक रूप से भी यहूदियों का क्रिश्चियन में, इस्लाम में लड़ाई चलता है। उनको लगता है कि जीसस को इन्हों जो था यहूदी ने ही टांग दिया था, जो क्रॉसिफिकेशन नहीं था। ये सब उनका टसल है हमेशा से। एक ही जगह से तीनों धर्म पैदा हुए, क्रिश्चियनिटी, दिस ज्यूस एंड इस्लाम, तीनों है जेरूसलेम के आसपास से पैदा हुए, वहीं से इनका स्टार्ट हुआ था। ओके, तो इनका आपसे भी लड़ाई है। इनका जैसे होता है ना कि इनका जो मैसेंजर है जीसस क्राइस्ट, लीनियज मानते हैं कि एक ही लाइन से आ रहा है। ओके, तो दैट इज द रिलीजियस बेसिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, लैंड नहीं था, लेकिन जब भी कहीं पे भी लड़ाई होती थी तो इनको लगता था कि भाग के हम कहाँ पे जाएंगे। जो अभी का इजराइल है, फलस्तीन है। सबसे ज्यादा जो परसिक्यूशन चरम पे पहुंच गया, हाईएस्ट पीक पॉइंट पे पहुंच गया, वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो होता है, गैस जला जला के भर भर के हजारों लाखों की संख्या में मार रहा था। ओके, तो पूरे वर्ल्ड को दया आने स्टार्ट हो जाती है ना कि अरे सबको मार रहे हैं, इनका तो कोई ना कोई लैंड होनी चाहिए। तो उस समय जो अभी का फलस्तीन है, जो अभी का इजराइल है, वो कॉलोनी था ब्रिटेन का। उसने वादा किया कि हम आप, अब आजादी उस समय मिल ही रही थी, 1940 से 60 के बीच में पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। तो उनको ये था कि ये भी तो छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि 2 लैंड हम बना के जाएंगे। पहले वो फलस्तीन था, 100% वो पूरा का पूरा लैंड फलस्तीन के अंडर में था। ये जो अरब मुस्लिम होते हैं उनके अंडर में था। लेकिन अंडर द यूएन, उस समय यूएन बना, यूएन ने भी बोला कि हम 2 स्टेट का थ्योरी लाएंगे, आधा हम इजराइल को देंगे और आधा फलस्तीन को देंगे। दैट वाज द थिंग, बसा दिया। अब ये है कि जो यहूदी होते हैं, जो ज्यूस हैं, वो अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने बताया कि वो बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल है। यूएस में भी उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। यूएस में चलता है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब जैसे कि आप पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग लेते हैं और बाद में पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आती है तो वो आपके अनुसार पॉलिसी बनाती है। इंडिया में भी तो हम लोग देखते हैं, अदानी अंबानी आरोप लगते रहते हैं ना कि आप पूरी पॉलिसी इनके अनुसार। ये लॉबिंग यूएस में खुलकर होता है, वहां पे पूरा उनका बटा हुआ है। इजराइल का बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है, बहुत पैसा फंड करते हैं, और जो भी प्रेसिडेंट जीतता है उसको कहीं ना कहीं फंडिंग लेनी होती है। तो यूएस का बहुत इन्फ्लुएंस है।
ठीक है, इनका इजराइल का यूएस पे इन्फ्लुएंस है, तो हमेशा टेक्नोलॉजी इतना प्रोवाइड कर दिया कि वो छोटा सा लैंड लिया, लेकिन पूरा का पूरा वो फलस्तीन का कैप्चर करके इजराइल बना दिया। अब छोटा सा गाजा बचा है। एक दिन मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, आज फिर से मैं, हाँ मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक मैप दिखा दूं, यू विल हैव द मोर क्लियरिटी। आप लोग भी अपना मैप एक बार ओपन कीजिए, एशिया का, वेस्ट एशिया का। इजराइल और फलस्तीन की ये हिस्ट्री है। पहले पूरा का पूरा 1917 में पूरा का पूरा ये फलस्तीन है, पीला दिख रहा है, सेम लैंड। धीरे धीरे प्लान बना और धीरे धीरे यहूदी आके जब परसिक्यूशन होना स्टार्ट हुआ जर्मनी में, हिटलर ने मारना स्टार्ट किया, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे यहूदी आके, ज्यूस आके बसना स्टार्ट किए। यूएन ने अपना प्लान बनाया। यूएन का जो प्लान था, उन्होंने कहा कि दिस विल बी इजराइली, द ज्यूस, एंड दिस विल बी द पैलेस्टीनियन। ओके, 1947 का जो यूएन का प्लान है, दैट वाज दिस। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ये जो येलो एरिया है रिड्यूस करके अभी की स्थिति ये है, और कम हो गई है। अभी तो ये मुझे लग रहा है 2012 का ये मैप है। अभी तो और इसमें भी वो इंक्रोच कर गए। इस जो एरिया है ना वेस्ट बैंक, उसमें भी इनका इंक्रोचमेंट काफी ज्यादा हो गया है। क्लियर हो रही है कि व्हाट इज द केस। पहले उनका कोई लैंड नहीं था। अब यहां से यहां तक पूरा कैप्चर कैसे कर लिया, यहां आते आते कैसे कैप्चर कर लिया। यूएस का सपोर्ट है, यूएस को फंड करते हैं, अमीर है, पैसा दे के कितना भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए, पारसी मुश्किल से 1 लाख के आसपास है पूरे इंडिया में, लेकिन उनके पास इतना पैसा है ना कि उनको लड़ना हो ना, तो वो मतलब पूरा आधा जमीन कैप्चर कर लें। दे हैव दैट मच मनी, जैसे होता है ना, दे आर इन्फ्लुएंशियल। तो यहाँ पे इजराइल के खिलाफ पूरा अरब कंट्री मिलकर लड़ता था, इजिप्ट मिलकर लड़ता था, इजराइल, दिस ईरान, सब मिलके लड़ते थे, फिर भी सातों कंट्री को हरा दिया था। दैट वाज द कंटिन्यूअस वॉर। और सब कुछ अभी भी देखिए, जो लड़ाई चल रहा है, लेबनान को इधर अटैक कर रहा है, इधर गाजा पे अटैक कर रहा है, इजिप्ट का दम नहीं है कि कुछ बोल पाए, ईरान को अलग से अटैक कर रहा है बीच बीच में। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द टेक्नोलॉजी, दैट इज द मेन थिंग। टेक्नोलॉजी प्ले, जिसमें हम लोग आपस में डिबेट करते हैं ऐसे कि ये सब पॉपुलेशन का खेल होता है। जैसे इंडिया में भी कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहता है कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक दिन ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएंगे, हम पॉपुलेशन में कम हो जाएंगे, इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो यू विल बी ऑलवेज द सुपर पावर। कहीं पे भी रहेंगे, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एंड यू शुड हैव द रिसोर्सेज, दैट इज द मेन थिंग। ओके, यहाँ पे भी इसका एग्जांपल काफी क्लियर कट एग्जांपल है कि डिस्पाइट ऑल द अरब कंट्री, आप वेस्ट एशिया का एक बार मैप खोलिए, उसमें देखिएगा चारों तरफ से एक घिरा है अरब कंट्रीज से। ये मैप है, ये इजराइल छोटा सा है, ये है इजराइल। इधर इजिप्ट है, मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, लेबनान है, इराक है, और उधर ईरान है। सारे कंट्री मिल के लड़ते हैं, फिर भी इजराइल को नहीं हरा पाते। ये कैप्चर सबको हरा देता है। अभी तक यही है स्टेटस। वाई? बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई द टेक्नोलॉजी मैटर। कभी आप अपना मेंस का आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो ये काफी अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि आपका पॉपुलेशन डजंट मैटर। आप पॉपुलेशन है लेकिन रिसोर्सफुल नहीं है, तो वो हमेशा आप देखिएगा, मेजोरिटी जो होता है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉवर्टी उसी में होती है, किसी भी एरिया में आप देखिएगा। दैट इज द मेन केस, क्योंकि आप रिसोर्स सही से नहीं मैनेज कर पाते हैं। किसी भी, जैसे फादर है, 8 लड़के पैदा कर लिए, आठों को नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर सिर्फ एक या दो हो और अच्छे से एजुकेशन दे तो देयर लाइफ विल बी मच बेटर। आप देखिएगा, कुछ वो पढ़ के बन जाएगा, एक उसके घर में 8 ऐसे पार्टीशन होगा, ऐसे उसका घर एक ही घर ट्रांसफर होगा। तो रिसोर्स डिवीजन नहीं होता है। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो अब हम लोग हिस्ट्री समझ में आ रही है इजराइल का, और क्यों लड़ाई चल रहा है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझ में आ रही है क्यों लड़ाई, क्योंकि अब जो लैंड फलस्तीनियन का था कैप्चर कर लिया इजराइल। अब जो फलस्तीन है वो मुस्लिम, अरब मुस्लिम्स हैं, उनका डिमांड होता है कि कम से कम हमें अपना फलस्तीन का स्टेट तो बनाने दो। जो यूएन का प्लान था, कम से कम उतना तो होना चाहिए, और सारे अरब कंट्री जो उनका सपोर्ट करते हैं।
अब इसी में आप जीत तो पाते नहीं है। जो भी कम्युनिटी जो कमजोर होती है वो हमेशा गुरिल्ला वार करती है। सामने से तब लड़ेंगे ना जब बराबरी का हो। इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होता है, पाकिस्तान क्यों अटैक करता है बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? क्योंकि नहीं सामने से जीत पाएगा। चाइना तो नहीं करता है, चाइना तो फ्रंट से लड़ता है, उसको कैप्चर करना है फ्रंट पे। लेकिन मैक्सिमम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है दैट विल बी फ्रॉम द दिस पाकिस्तान साइड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पावर। जब भी आप कहीं कहीं पे भी देखेगा, श्रीलंका में था, सिंघलीज मेन पावर थे, उनसे लड़ रहे थे तमिलियंस। 2009 में हमने एक दिन डिस्कस किया था ना, तमिलियंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे अटैक कर रहे थे। दैट वाज द केस, क्योंकि वो छोटा पॉपुलेशन था, सामने से नहीं लड़ सकते थे। दैट इज द केस एवरीवेयर। आप आयरलैंड में देखिएगा, वहां पे भी जब मूवमेंट चलता है तो ऐसे ही दे फाइट। आयरलैंड का जो लड़ाका है वो हमेशा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अटैक करते हैं। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे इजराइल लड़ नहीं पा रहा है तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेगा? तो हमास एक सुरक्षा के लिए, फॉर द फाइटिंग द कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन, इन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ये अटैक करते रहते हैं। लेकिन अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में उन्होंने इजराइल पे सडन अटैक किया और 1200 लोगों को मारा और कुछ लोगों को हॉस्टेज बना के रखा, बंधक बना के रखा। दैट इज क्लियर। उसके बाद से इजराइल लगा अटैक करने की, मैं पूरा हमास को ही खत्म करूंगा। और मैक्सिमम जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भाग के आसपास के कंट्री में चले गए। स्टार्टिंग में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो ओवरऑल जो वर्ल्ड का सिंपैथी था वो फिलिस्तीन की डिमांड पे ना, उन्हीं पे तो अटैक कर रहे हैं, हमास पे ही तो अटैक चल रहा है। अभी हमास का भी पूरा हम लोग कहानी पढ़ेंगे, पहले ये देखें कि क्यों अटैक हुआ। उसके बाद सिंपैथी जो उस समय था, उस समय सिंपैथी किसके साथ था? इजराइल के साथ था, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ। माने इंडिया में अगर मुंबई अटैक हुआ तो सिंपैथी हमारे साथ था ना। लेकिन इंडिया दोबारा अटैक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कुछ को मार दिया, लेकिन वो जाके ऐसे एरिया में हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन है, लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, सारे पुरुष चले गए। तो धीरे धीरे वर्ड का सिंपैथी क्या जाएगा? धीरे धीरे टर्न होगा ना, जब लाशें आएंगी डेली बेसिस पे कि हजार को इस हॉस्पिटल में मरा और केवल उसमें वुमेन्स का अगर वो जो कॉर्पस है जो लाश निकल के आए, तो धीरे धीरे सिंपैथी चेंज होने लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इजराइल के प्रति सिंपैथी था, यहाँ तक कि यूएस जो इतना बड़ा सपोर्टर है, यूएस में भी इस समय सिंपैथी फलस्तीन हमास के साथ आ गया। मतलब हमास के साथ एकदम नहीं है, लेकिन एंटी इजराइल है, ठीक है। दैट इज द वन थिंग। अब ये है कि सीज फायर होता है। देखिए, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जब तक आप थॉट को नहीं मारेंगे आप अलग नहीं कर सकते। एक को, उसके लीडर को मारेंगे, दूसरा आ जाएगा। पैलेस्टीनियन एक थॉट है। ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हुआ है, जो पैलेस्टीन के लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। उनको भी तो हाफ लैंड मिलना था ना, जैसे हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, यूएन ने भी हाफ लैंड लिया था, आपने तो पूरा कैप्चर कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो कॉज के लिए लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। अब हमास के जो मेन लड़ाके थे भाग गए आसपास। अब ये मैक्सिमम जो अटैक कर रहे हैं हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, स्कूल्स पे कर रहे हैं, जो सिविलियन एरिया है उस पे कर रहे हैं। दैट इज द थिंग। अब ऐसा है कि खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं और सीज फायर भी नहीं कर पा रहे हैं। सीज फायर का एक तरीका है, सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। युद्ध विराम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल आ गया। अब नेतन्याहू जो है कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर है 10 ईयर से। अब यहाँ पे ये है कि नेतन्याहू जो है इस बार इलेक्शन में उनकी हालत खराब है। होता है ना, इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं है इजराइल की, जो पहले थी उससे थोड़ी सी कम हो गई है। और वहां पे जो पॉलिटिकल पावर होता है धीरे धीरे उनके हाथ से जा रहा है। अब जब भी आपको पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना है तो यही दिखाना होता है ना, मेरे से अच्छा लीडरशिप कोई नहीं दे पाएगा। और वो दिखा रहे हैं कि वो हमास को खत्म करके इस अटैक से जो लोकल पॉलिटिकल वोट है उनका, वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। अदरवाइज यूएस और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस और जर्मनी हो, यूके हो, जितने भी सपोर्ट में थे, इस समय कोई खुल के सपोर्ट में नहीं है। दैट इज द मेन पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या इश्यू है, कैसे चीजें बदली? पहले सपोर्ट में थे, धीरे धीरे अब हमास और फलस्तीन के सपोर्ट में आ गए हैं। ओके, अब ये देखिए कि हमास एंड फलस्तीन जितना भी है, अब यहाँ पे ये था कि रिजोल्यूशन जो जा रहा था कंटिन्यूअसली। अब यूनाइटेड नेशन में डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो जस्टिस के लिए कहेंगे ना कि सीज फायर होना चाहिए, जो नेतन्याहू है या इजराइल के खिलाफ केस चलना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम लोग पढ़े थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज फॉर द, अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कहीं पे भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम हो रहा है, लॉन्ग लार्ज स्केल पे कहीं किलिंग हो रही है, तो वहां पे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। कंटिन्यूअसली इनके खिलाफ साउथ अफ्रीका ने लेके गया है केस, और भी अफ्रीकन कंट्रीज लेके जा रहे हैं। अब जो वहां के एंटोनियो गुटेरस हैं, वो भी जो कमेंट आ रहा है, अब दोनों जगह से बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इजराइल को भी तो कहेंगे कि ये दे हैव बिकम द किलिंग फील्ड। उन्होंने तो ऐसा बोला
कंटिन्यूअसली। तो इस पे अब क्या करता है इजराइल, उनको बैन कर दिया इजराइल में ही आने से। तो होता है कि लेकिन इसके सपोर्ट में जो P5 नेशन है, व्हाट आर द P5 नेशन? अच्छा, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन का चीज है। P5 नेशन यूएन के जो सबसे मेन 5 मेंबर्स हैं, दैट आर नोन एज द P5 नेशन, वो एकदम सपोर्ट में आ गए हैं यूएन के। ओके, आपको बैकग्राउंड में पता है चीजें कि एकदम अच्छा अच्छा। बेसिक्स में थोड़ा थोड़ा हम लोग, जब अभी ये करंट अफेयर्स का क्लास है, बेसिक्स में हम ये सब चीजें जो भी जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग क्लासेस में कवर होंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे जितना सिंप्लीफाई करना होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कीप आस्किंग, आप बीच बीच में पूछते रहिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी P5 के नेशन है, दे आर सपोर्टिंग द यूनाइटेड नेशन एंड द एंटोनियो गुटेरस। दिस दिस इज द अभी का जो केस है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो अभी इजराइल का ईरान का जो केस है, कि हाउ द ईरान के जितने भी हिजबुल्लाह हैं, हमास हैं या हौतीज हैं, ये कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। इसकी हिस्ट्री आपको जानना है तो आप ईरान का जो इंडिपेंडेंस है, उसके बाद वहां पे दो पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसको जानना पड़ेगा। जब ईरान पहली बार वहां पे कंटिन्यूअसली वहां का किंग का रूल चला आ रहा था, ठीक है। किंग के रूल के बाद जब 1950 में सभी जगह डेमोक्रेसी की मांग चल रही थी, तो ईरान में भी डेमोक्रेसी की मांग चली और वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आया। लेकिन अब दिक्कत है कि जो पुराना किंग था वो पपेट था यूएस का, और जो इलेक्टेड नया पीएम आए, दैट वाज ए बिट नॉट दैट मच प्रो यूएस, ठीक है। अब यूएस का प्रो नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, अपना सीआईए ये सब लगा के वहां की गवर्नमेंट गिरा दिया, और जो पहले का किंग था उसको उन्होंने रीइंस्टॉल किया, ठीक है। उस किंग का नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी, जिसको रीइंस्टॉल किया। शाह का किंगडम उसे बोला जाता था। ये कंटिन्यूअसली कई सौ सालों से चला आ रहा था, जो शाह का किंगडम था, ओके। बट ही वाज ए बिट वेरी करप्ट, और सब जगह डेमोक्रेसी की मांग होती है। ही वाज सो मच प्रो टू द यूएस कि लोगों को पता चलने लगा, ईरान के भी लोगों को लगेगा ना कि अरे ही इज सो मच प्रो टू द यूएस। तब तक ईरान और यूएस बहुत घनिष्ठ मित्र थे। जब किंग का था, शाह का था, तो शाह वाज ए प्रो टू द यूएस, ठीक है। लेकिन जो लोकल लोग थे वहां पे ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो शाह था ही वॉज वेरी मच करप्ट और थोड़ा भी इफेक्टिव नहीं था। तो 1979 में वहां पे रिवोल्यूशन आया, जिसको ईरानियन रिवोल्यूशन कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे मेंशन होगा ईरानियन रिवोल्यूशन ऑफ द 1979। विजिबल है, दिख रहा है? 1979 के ईरानियन रिवोल्यूशन आया, और वहां पे खमीनी, एक वहां पे जो क्लर्गी थे, जो वहां इस्लाम में जो मेन प्रीस्ट होता है क्लर्गी, खमीनी थे। खमीनी के अंडर में यहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट बनाए। क्लियर हो रही है कैसे हम लोग चल रहे हैं? पहले शाह किंग थे, उसके बाद पीएम आया इलेक्टेड। पीएम वाज नॉट प्रो टू द यूएस, तो फिर वहां पे उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, फिर वापस पहलवी को लाया। पहलवी, शाह पहलवी, ही वाज द प्रो। लेकिन वहां के होता है ना, डिससेटिस्फेक्शन रहता है। अगर प्रो रहेगा तो वहां पे लोगों ने रिवोल्यूशन किया, उसको 1979 ईरानियन रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब यूएस का ये था कि यूएस के आसपास, यूएस बहुत होशियार टाइप का कंट्री है, वो बहुत प्रैक्टिकल कंट्री है। वो ऐसे डेमोक्रेसी की बात करेगा, लेकिन जहां पे भी उसे लगेगा कि मेरे सपोर्ट में कोई भी डिक्टेटर भी है, तो उसका सपोर्ट करने लगता है। अब जितने भी सऊदी अरेबिया के आसपास के जितने भी अरब कंट्रीज थे, वहां पे सब मोनार्क थे। अभी भी आप देखिएगा, अभी भी मोनार्की चलती है, वहां किंग का रूल है। अब ये था कि किंग, ये कि यहाँ पे रिवोल्यूशन ना आ जाए, हमारे खिलाफ तख्ता पलट ना हो आ जाए, वो यूएस का सपोर्ट करते थे फ्री ऑफ कास्ट। और सबसे ज्यादा दिक्कत था यूएस को उस समय 1950 में, जो क्रूड ऑयल था उसकी वैल्यू पता चलने लगी, क्योंकि उसी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। अब यूएस को क्रूड ऑयल चाहिए था, अब सपोर्ट में रहेगा तभी तो फ्री ऑफ, जितना भी हो सके एक तरफा यूएस के तरफ वो बेचेगा या सप्लाई करेगा। अगर कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट आ जाए तो वो तो पैसे मोल भाव करके देगा ना, वो रस्सा से भी मोल भाव करेगा, चाइना से भी करेगा, यूके से भी करेगा। तो हमेशा यूएस का बेनिफिट ये है कि उसे ऑयल चाहिए था, क्रूड ऑयल। और वहां के लोकल जितने भी किंग थे उनको ये चाहिए था कि कोई ऐसा सुपर पावर का हाथ मेरे ऊपर हो कि लोकल रिवोल्यूशन ना हो, मेरा किंगडम चलता रहे। क्लियर चल रही है? म्यूचुअल था।
सो मोस्ट ऑफ दी सऊदी अरेबिया या यूएई का जितने भी ये सब किंगडम है, दे ऑल वाज सपोर्टिंग द ईरान। समझ में आ रहा है? ईरान नहीं, यूएस। ओके। अब जब ईरान में 1979 में रिवॉल्यूशन आया तो प्रो गवर्नमेंट था। अगर उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन आए तो क्या है, जो नया गवर्नमेंट आएगा वो एंटी यूएस सेंटिमेंट पे आएगा और यूएस क्या होगा, एंटी ईरान हो जाएगा। तभी से इनका रिलेशनशिप चेंज हो गया। ईरान का तब से यूएस सबसे बड़ा दुश्मन हो गया खमीनी के अंडर में। ओके। लेकिन दिक्कत ये था कि अब ईरान अकेले पड़ रहा था, क्योंकि ईरान वहां पे सारे प्रो टू द यूएस, सऊदी अरबिया और भी जितने भी कंट्री हैं, भले लड़ाई होता है फलस्तीन के इश्यू पे, इस्लाम के नाम पे एक हो जाते हैं, लेकिन इतना भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि यूएस के खिलाफ बोले। इजराइल के खिलाफ जरूर सऊदी अरबिया बोलता है, लेकिन यूएस के खिलाफ नहीं बोलता है जल्दी। और जैसे होता है ना कि आइसोलेट ना हो जाए इस्लामिक कंट्रीज में, अभी भी उनका ग्रुप है, तो बाय द जैसे होता है ना लिप सर्विस, दे ऑलवेज सपोर्ट टू द कॉज ऑफ द फलस्तीन। लेकिन असली में जो लड़ाई लड़ता है दैट इज द ईरान। ईरान का ही है, ईरान ही लड़ रहा है। अब ईरान क्या है कि जब फलस्तीन का केस आया फलस्तीन से लड़ने के लिए, अब ईरान तो डायरेक्ट लड़ नहीं जीत पाएगा यूएस से, हार जाएगा। और आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं दे वर आल्सो सपोर्टिंग द यूएस। तो ऐसे केस में क्या किया, जो ईरान है वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, गुरिल्ला टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको धीरे धीरे सपोर्ट करने लगा चारों तरफ से। तो उसी का एक जो बना हमास जो पार्ट था, वो गाजा में बना, फलस्तीन में। हिजबुल्लाह जो था दैट इज द इन द लेबनान। एंड यहाँ पे जो पार्ट बना हौतीज यमेन में, ऐसे ये। और इन्हीं को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे छोटे लेवल पे। कभी होता है ना कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा या कंट्री देखेगी तब आप अटैक करेंगे ना, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट विद इन स्टेट है। लेबनान में गवर्नमेंट अपनी अलग थी। ये जो था कि कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे इंडिया में भी आप देखते हैं छोटे छोटे पार्टियां अलग होती हैं, कई ग्रुप होते हैं ना। जैसे आरएसएस हो गया, पार्टी नहीं है पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप विश्व हिंदू परिषद, कई ऐसे हैं, सिमी है, इस्लामिक जो इनका है, देवबंद ग्रुप है इंडिया में। दे आर नॉट द पार्टी बट दे आर द ग्रुप, रिलीजियस के बेसिस पे और द डिफरेंट रीजन के बेसिस पे दे आर देयर। समझ में आ रही है? ऐसे ही हिजबुल्ला है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, वह स्टेट विद इन स्टेट था। स्टेट विद इन स्टेट का मतलब लोगों के एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, कि उनका कॉज था कि दे विल बी ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर द इस्लामिक टाइप का कोई वो कंट्री बना दिया जाए। और ईरान को थियोलॉजिकल कंट्री का थियोक्रेटिक नेशन कहते हैं। व्हाट इज द थियोक्रेटिक नेशन? हाँ, आतंकवादी संगठन है ही है। हमास भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द यूएस एंड इजराइल। ईरान के लिए तो वो रिबेलियन ग्रुप है, मिलिटेंट है ना, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि रिबेलियन ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कश्मीर में ही देखें, कश्मीर का दो पर्सपेक्टिव होता है। वहाँ के जो लड़ाके हैं इंडिया के लिए टेररिस्ट हैं, लेकिन कश्मीर में आप चले जाइएगा तो उनके सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं। जो कश्मीर वैली है वो इनको हीरो समझते हैं। उनका जब प्रोसेसन होता है हजारों लोग जाते हैं, तो एक ही आदमी, बड़ा सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह हमारे लिए हीरो, इंडिया में सब सेलिब्रेट करते थे। यूके में टेररिस्ट, उनको वो सजा सुनाई थी ना, उनके खिलाफ टेररिस्ट का ही तो चलाया था केस, बाद में हैंग किया था। तो सेम एक ही पर्सन, एक के पर्सपेक्टिव में वो हीरो हो सकता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव में वो टेररिस्ट हो सकता है। दैट इज द केस विद द हमास। लोकल जो फलस्तीनियन है उनके लिए वो हीरो है, लेकिन यूएस एंड इजराइल के लिए दैट इज डिक्लेयर्ड एज द टेररिस्ट ग्रुप। सेम इज विद द हिजबुल्लाह, सेम इज विद द हाउतीज। चीजें समझ में आ रही हैं? और इन्हीं को ईरान प्रमोट करता है एज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये सब एक्सिस है जहां पे यूएस के जितने सपोर्टर हैं उनसे ये लड़ते रहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट हम स्टेट क्रिएट करें। क्लियर हो रहा है? हिजबुल्लाह का एंड ऑल दिस। तो ऐसे ही इन लोगों का ये राइज एंड इवोल्यूशन हुआ था। ओके, समझ में आ रहा है? ओवरऑल इसमें यही डिस्कशन है कि कैसे चीजें हुआ। हिजबुल्ला 1990 के जो अभी लीडर को मारा था, अभी हम लोग पढ़े थे ना 4-5 दिन पहले, जो हसन नसरल्लाह को मारा है अभी, जो लेबनान पे अटैक किया था, और जो हम लोग पेजर अटैक देख रहे थे और जो वॉकी टॉकीज पे बम ब्लास्ट करवा रहे थे, अभी न्यूज में कंटिन्यूअसली था, दैट वाज ऑल ऑन द अटैक ऑन द दिस हिजबुल्ला एंड द हमास एंड द हाउतीज। इन्हीं ग्रुप पे था। दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन।
समझ में आ रही है कि ये सब चीजें क्या है कैसे है? जो वेस्ट एशिया का केस है धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे लड़ाइयाँ वहाँ चल रही है। जैसे कंफ्यूज होते होंगे ना कि इजराइल कभी इधर लड़ रहा है, कभी लेबनान से लड़ रहा है, कभी हौती। अभी क्लियर हो रहा है कुछ कुछ। क्या नहीं समझ में आया? यही है कि आपको क्लियर हुआ क्या मैटर है, कैसे चल रही है? क्या अभी जो मैं बताऊं वो छोड़िए, मैंने कहानी टाइप का बताया, कहानी समझ में आया कि ओवरऑल क्या है? वैसे ये न्यूज कंटिन्यूअसली रहता है, हम हर 3 दिन पे डिस्कस करते हैं। तो वेन यू विल बी रेगुलर ना, 3-4 दिन थोड़ा सा अजीब लगेगा, 4-5 दिन। आफ्टर दैट थोड़ी सी चीजें समझ में आनी हो जाएंगी। इंटरनेशनल रिलेशन का अब क्लास भी स्टार्ट होगा, सेपरेट थ्योरी वाली। स्ट्रॉन्ग करना है तो जो हम लोग नोट्स शाम को मैं पोस्ट करता हूँ, एक बार मैंने समझा दिया। अब न्यूज में वो देख के समझ में आना चाहिए ना, वो सब तो न्यूज जो मैं समझा रहा हूँ वो सब इसी में लिखा है ना कि कब कैसे हुआ है। जैसे यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कब बना, यूएस का क्या इसमें रोल था, तो ये सब वही तो लिखा है, वही मैंने एक कहानी टाइप का बता दिया। तो घर जाके व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू द लाइंस ना, तो वो समझ में आना चाहिए मुझे लग रहा है। जस्ट यू हैव टू रिवाइज। जो आप लोग छोड़ देते हैं ना, घर पे जाके पढ़ते नहीं है। भूलने की जरूरत तो, भूलना तो अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यूअसली रिपीटेड रिवीजन से तो चीजें याद होने लगती है ना, वो तो किसी को भी भूल जाता है। मैं भी आता हूँ तो पढ़ के ही तो आता हूँ, मुझे कौन सा याद रहता है? घर आने के पहले तो मैं तो बैठ के पढ़ता हूँ। तो दैट इज द मेन थिंग। तो वो तो होता है कि रिपीटेड रिवीजन होने से समझ आना चाहिए। जब प्रीलिम्स में और पॉइंट दिखे ना तो टिक मारना आना चाहिए। ठीक है? तो वो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी ना, सब बैकग्राउंड में क्या था, उसके बाद क्या चला, कनेक्टेड लाइन होनी चाहिए कि क्यों लड़ाई है, पहले तो ये पता होनी चाहिए। ठीक है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यू हैव टू, अभी इनिशियल स्टेज है ना, दैट इज नॉट दैट मच वो। हम्म। यही है ना, यही हमारे और उनके में डिफरेंस है ना। जैसे जो ऑलरेडी जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होते हैं, आईएएस के, उनके घर में बचपन से द हिंदू आता है। तो दैट इज द डिफरेंस, वो बचपन से पढ़ते हैं। तो जो लोग अभी आप लोग कर रहे हैं, 1-1.5 साल बाद जो हैबिट आएगी, वो उनको जब वो 10 साल के होते हैं तभी से हैबिट आ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो सिलेक्शन होता है, ऑलरेडी उनके पिताजी लोग होते हैं, माता पिता, टीना डाबी या किसी का भी उठा लीजिए, दे हैव द हिस्ट्री। तो दैट इज द थिंग। तो इसके लिए आपको कंपटीशन करना है, तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। जो चीजें हैं कि घर स्ट्रांग ऐसे, स्ट्रांग करने के लिए यू हैव टू डू नथिंग। आप घर जाइए, जो हम नोट्स देते हैं ना शाम को, ये वो होने लगेगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी तो धीरे धीरे है, अभी तो जस्ट। हम्म। अभी तो पहले से बेटर होगा ना, जब यहाँ ज्वाइन नहीं किया होगा उस समय तो कुछ नहीं पता होगा ना, वहाँ तो कंट्री नहीं पता होगा कि इजिप्ट कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, फलस्तीन कहाँ पे है। अब तो दिमाग में मैप बनने लगा है ना। अब ये है कि चीजें नहीं याद हो रही हैं, डेट नहीं याद हो रहा है। तो डेट तो कैसे भी नहीं याद होता है। इंटरनेशनल रिलेशन का जब क्लास भी लगेगा ना कंटिन्यूअसली थ्योरी की, तो और चीजें आपको बैकग्राउंड में डिटेल में बताया जाएगा। जैसे अब ये हिजबुल्लाह का ये जो भी है, वो तो 3 घंटे का क्लास है, कि 3 घंटे में वो डिस्कशन होगा पूरा। लेकिन मैं तो एक पूरा एक पिक्चर जल्दी से बता देता हूँ ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो। आर यू गेटिंग ना, कि कैसे होगा? अब हर जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे तो हर एक रिलेशन पे एक लेक्चर प्रॉपर होगा। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उस पर पूरा लेक्चर हुआ होगा ना कि लैंड फॉर्म क्या है, हर एक लैंड फॉर्म को डिटेल में। लेकिन अब न्यूज में आएगा तो मैं सिर्फ उसी को बताऊंगा ना, उसका पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म पे तो जाता नहीं हूँ। तो सेम यहाँ पे होगा। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो आप इंडिया का ये भी इंटरेस्टिंग है इसमें। इंटरेस्टिंग ये भी है, लेकिन यही है कि ज्यादा टॉपिक है ना, इसीलिए अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू रिवाइज द थिंग, और नहीं समझ में आता है तो आप आके मुझसे डिस्कस कीजिए,
क्लास में ही डिस्कस कीजिए, अपॉर्चुनिटी तो पूरी होती है, तो यू कैन डिस्कस, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है ना तो यू कैन डिस्कस कि ये टॉपिक है, इस पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लास में पूछे, क्लास में तो पूरा मौका होता ही है, ठीक है। उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है, अभी यू आर एट द वेरी इनिशियल स्टेज, अभी तो ये पूरा प्रिपरेशन का फेज होगा, पूरी टॉपिक्स पढ़ाई जाएगी, तो वो धीरे धीरे होगा, मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ होता है, ठीक है ना। थोड़ा जब दिसंबर तक आते आते थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे तो ये बार बार तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो याद होने लगा होगा, मुझे लग रहा है अभी भी नहीं याद हो रहा है, होगा धीरे धीरे। टूटा टूटा ही। अब तो इतना हो गया ना, कोई पूछे तो मुद्दा आप बता सकते हैं कि क्यों लड़ाई चल रहा है, आप क्लियरिटी से बता सकते हैं ना क्या चल रहा है। कोई भी मुद्दे पे, जैसे अभी जो भी चल रहा था, अभी लद्दाख का चल रहा था, लद्दाख का उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया तो क्लियरिटी हो गई ना, लद्दाख का क्यों सोमनाथ वांगचुक के विरोध कर रहे हैं, तो पूरा क्लियरिटी हुई। ऐसे अभी हमास का है तो इतना तो पता है ना कि क्यों लड़ाई चल रहा है, हमास क्यों चाहता है, फिलिस्तीन का मुद्दा है, क्यों लैंड चाहते हैं, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी, ओके। एक दो जो नेक्स्ट न्यूज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, हाउ आर द टैंक्स आर्मरिंग लद्दाख सेक्टर। तो यहाँ पे है कि जो लद्दाख का अभी जो डायनामिक्स है, पहले हमारा मेन फोकस एरिया पाकिस्तान बॉर्डर होता था, लेकिन जब से ये गलवान का हुआ है, जब झड़प हुआ है, इंडियन साइड से भी कुछ आदमी की जान गई है, उधर से भी जान गई है, तो हमारा सारा फोकस जो हो गया, हम थोड़ा सा ईस्टर्न साइड चाइनीज बॉर्डर पे कर रहे हैं। अब चाइनीज बॉर्डर पे ये है कि इन्होंने कहा कि अभी जो पुराने कन्वेंशनल मेथड हैं वो भी अभी यूज है, जैसे टैंक्स का अभी भी यूज है। और यहाँ पे लद्दाख साइड में लड़ने का सबसे बड़ा इश्यू जो है कि हम जो भी इंडिया अभी भी इंपोर्ट करता है, जितने भी टैंक्स हैं, जितने भी हमारे मशीन गन है, बंदूक है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं बाहर से अभी भी इंपोर्ट करते हैं। अब जितना भी ये सब टैंक और जितने भी ये गन्स बनते हैं, वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बनाती है कंट्री, यूके अपने हिसाब से बनाती है, फ्रेंच अपने हिसाब से बनाती है, लेकिन लद्दाख वाले बॉर्डर पर बहुत हाइट पे है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। आप लद्दाख में जाइएगा, बर्फ जमा रहता है, ग्लेशियर का कंडीशन है, और वहां पे चीजें फंक्शनल नहीं होती हैं। होता है ना, किसी भी मशीन के काम करने का एक टेम्परेचर होता है, जैसे आपका आपका ये जो आप माइक्रोवेव का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप अपने घर में जो गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, तो उसका एक टेम्परेचर होता होगा, लेकिन ग्लेशियर कंडीशन में अगर आप चले जाए, जम जाएगा, दैट विल बी नॉट फंक्शनिंग। द सेम इज विद द दिस टैंक्स। और यही रीजन था कि हम इंपोर्ट करते थे, और जब हम वहां पे यूज करते हैं तो इसी सेम रीजन था कि जो 1962 का हम वार हारे थे, तो उसका यही था कि वहां पे टैंक जो हम लोग उठा के लेके गए थे, वो टैंक मेन टाइम पे काम करना बंद कर दिया, वो फायर ही नहीं होता था, मैकेनिज्म ही नहीं पता था। अब ये है कि हम खुद नहीं बना रहे हैं, तो रिपेयर करने के लिए भी आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा ना, जिससे लेके आ रहे हैं, फ्रांस से, जर्मनी से, इजराइल से, दैट इज द थिंग। और वो तुरंत तुरंत तो रिपेयरिंग का सर्विस देते नहीं है, और युद्ध कंडीशन में तो करते ही नहीं देंगे। 1962 का वार हारने का मेन रीजन यही था, यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी है। और इन्होंने यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप का जो हम लोग टैंक्स यूज कर रहे हैं, अभी डेवलप कर रहे हैं, उसको दिया है। मेन जो हम अभी हमारा एम है, दैट इज द T90। इसको हम चाह रहे हैं कि इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसको डेवलप करके उस लेवल पे जाए कि ये जैसे होता है कि आप जब टफ टेरेन पे जाते हैं तो वहाँ पे रोड प्रॉपर नहीं होता, आपको पहाड़ों में ही आपके टैंक चलने होते हैं। बार इतना आ जाएगा कि नदी को टैंक को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो अंडर वाटर मूवमेंट होना चाहिए। तो इस जो T19 है, हम इसको हर एक चीज के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, दैट्स कैन वर्क इनटू द ऑल टेरेन, मतलब कि वहाँ पे एकदम रग्ड हो, सामने से रिवर वैली आ जाए, तो दैट विल बी एबल टू मूव, दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे दिया है कि 1962 में जो वार हुआ था, जितने भी चीजें हम लेके गए थे, उस समय हमारे पास जो टैंक था AMX-13 था, हम उठा के हेलीकॉप्टर से लेके गए और वहां पे वो चला ही नहीं। और मेन है, और चाइनीज पहले से अपना टैंक पूरा लेके तैयार है, अभी भी चाइनीज है पूरी तरीके से प्रिपरेशन में है। तो मेन थिंग है कि हमारा अभी भी, जैसे यहाँ पे दिया है कि उस समय वहां पे जहाँ पे हम लड़ रहे थे, -40 डिग्री टेम्परेचर था, जहाँ पे हम लड़ रहे थे, अक्साई चीन में लड़ रहे थे ना, अक्साई चीन में -40 पे था, अभी 0 डिग्री आते आते बर्फ जमने की कंडीशन हो जाती है। तो दैट इज द थिंग वेयर वी आर वर्किंग। बिसाइड दैट कि इंडिया अपना इंडिजीनियस भी वर्क कर रहा है, DRDO हमारा है। DRDO, व्हाट इज द DRDO? DRDO का कभी नाम सुना है आपने?
हाँ, उस तरीके का संगठन नहीं है, वो हमारी साइंटिफिक संगठन है। हाँ, हमारे जैसे इसरो है जो सैटेलाइट सैटेलाइट बनाती है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। जितना भी हमारा सैटेलाइट का बनाना होता है, उसका लॉन्चिंग होता है, सब इसरो करती है। सेम इज द डीआरडीओ। डीआरडीओ डिफेंस के एरिया में जितना भी होता है, दैट इज जितना भी प्रिपरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, दैट इज बाय द डीआरडीओ। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे डीआरडीओ जो अभी डेवलप कर रही है वो जो जोरावर लाइट टैंक, इंडिजीनियस लाइट टैंक का ये होता है कि इसका मूवमेंट इजी होता है, जितना आपका भार रहेगा मूवमेंट उतना ही टफ होगा। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, जोरावर का नाम लिख दीजिएगा। एंड अभी जो मेन फोकस है दैट इज द फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल होंगे, दैट विल बी वर्किंग मल्टीपर्पज यूज होगा उसका, ठीक है ना। तो प्लीज राइट ऑल दिस थिंग। इसमें हम यूएस के भी साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लेकिन मेन हमारा फोकस पॉइंट है कि डीआरडीओ से भी उसको डेवलप कराया जाए। अगर टेक्नोलॉजी है तो भी हम कोशिश कर रहे हैं दैट शुड बी द ट्रांसफर। तो दो चीजों का नाम लिखिए, एक तो T90 को हम डेवलप कर रहे हैं और दूसरा है जोरावर। यहाँ पे जोरावर है, नोट डाउन कर लीजिए, आपके पीसीएस और आपके वनडे में भी ये सब चीजें काम आती हैं। पूछेगा T19 रिलेटेड किससे है, जोरावर किससे रिलेटेड है। जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लेते हैं। जोरावर है इम्पोर्टेंट, T19 है, एंड K9 वज्र है। ये भी हम इंडिया का जो L&T कंपनी है उसके साथ हम मिलकर डेवलप कर रहे हैं। T90 का फुल फॉर्म तो T90 नेम ही है, सीरीज होगा जो बना रहे होंगे, मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा। गलवान का जो केस हुआ था 2020 में हुआ था, तो ये लिख लीजिएगा, गलवान काफी न्यूज में रहता है। तो दैट वाज इनटू द 2020, मई 2020 में था, जब आपस में हम लोग लड़। गलवान के पास इंडिया चाइना का रिलेशन बदल गया, हमें लगा कि सच में अटैक अब चाइना कर देगा। काफी लैंड कैप्चर कर लिया ना गलवान के पास। हाँ, तो एग्रेशन है जो हमारा लैंड है, तो गलवान गलवान हम कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमें लगा कि असली हमें जो अटैक होने वाला, पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चाइनीज बॉर्डर पे। तो हमने उठा के, जो आर्मी है एक लिमिटेड आर्मी है, तो हम अब जो मोबिलाइज कर रहे हैं, टोटल ध्यान जो हमारा है इस समय चाइनीज बॉर्डर पे है। दैट इज द, इसीलिए गलवान रहता है, क्योंकि गलवान गलवान एरिया का नाम ना एक हिल रेंज है। हाँ, गलवान पहाड़ी रेंज ही है, माउंटेनियस रेंज, ठीक है, उस एरिया का नाम था गलवान। आई थिंक टी का मतलब यहाँ पे टाइप 15 ये सब दिया है, तो टी को 60 में लिख रहे होंगे, जैसे है ना टाइप 15, टाइप 96A, तो टी का शॉर्ट फॉर्म टाइप हो गया। ओके, उसका आता है इम्प्रूव्ड वर्जन। जैसे होगा ना, हम लोग अभी कौन सी टेक्नोलॉजी G5, ये कौन सा हम लोग मोबाइल में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, 5G 6G ऐसे होता है ना। तो G1G 2G 3G, तो T90 अभी समझ में आया क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मेन इस एनालिसिस में यही डिस्कशन है कि जो हमारी तैयारी चल रही है वो है कि सेल्फ इंडिजीनियस टैंक हम डेवलप कर रहे हैं, जो पहले हम फॉरेन कंट्री से लेते थे। और हमारा जो फोकस एरिया गलवान के बाद है, वो हमारा ईस्टर्न साइड जो चाइनीज बॉर्डर है वहां पे है। दिस इज द ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया नेक्स्ट न्यूज जो हम कर रहे हैं, व्हाई इज द सॉल्ट पैन लैंड बीइंग द यूज फॉर द होम्स। ठीक है, सॉल्ट, वाई सॉल्ट पैन का मतलब होता है, पैन का मतलब क्या होता है, कभी आपने अंडा बनाया है, अंडा बनाता हुआ पैन देखा है, वो देखा है ना, पैन होता है ऐसे होगा, फिर उसमें आप रख सकते हैं सामान। तो ऐसे लैंड का भी होता है, जब समंदर के किनारे जाइएगा तो जो गड्ढा वाला एरिया होता है, और उसमें क्या होगा कि समुद्र का वाटर आएगा, फिर धीरे धीरे जब वो सूख जाता है तो वहीं से सॉल्ट मिलता है, नमक वहीं से मिलता है। साल्ट का मतलब, सॉल्ट पैन का मतलब जो आपका घर में पैन होता है सब्जी बनाने वाला, दिस इज द सॉल्ट पैन, वहां होता है। सॉल्ट पैन नेचुरल वे होता है कि कभी भी
इंक्रोचमेंट होगा, मतलब समंदर का वेव ज्यादा है या समंदर का जो पानी अंदर होने लगे, तो स्पंज के जैसे काम करता है, वो काफी पानी सोख लेता है, तो फ्लड कंडीशन नहीं क्रिएट होने देता है। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हर एरिया के लैंड को हम लोग सेटलमेंट बना रहे हैं। अब जब हम सेटलमेंट बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं, रोड बनाएंगे, घर बनाएंगे। घर में हम क्या करेंगे, नीचे आप पूरा फर्श बनाते हैं, मार्बल लगाएंगे, रोड पे आप पूरा बिछा देंगे। तो जब पानी आएगा तो अंदर नहीं जाता है, वो ऊपर ही सतहों पे रह जाता है। जितना जितना एरिया है उतना ज्यादा सोखेगा ना। अगर आप उस स्पंज को हटा के पूरा आप अगर प्लास्टिक का बना दें या लोहे का बना दें, तो वो अंदर नहीं जाएगा ना। मानिए इस रूम में पूरा मैं स्पंज का फ्लोर बनाया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना भी पानी आएगा वो नीचे सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर सब कुछ मैंने टाइल से लगवा दिया तो पानी आएगा, ये यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा। क्या होगा कि या तो इवेपोरेट करेगा या तो फ्लड कंडीशन क्रिएट करेगा, यही करता है ना। दैट इज द कंडीशन। अब हम जितना भी गुजरात के आसपास का एरिया है वो हम धीरे धीरे, दैट इज वी आर गिविंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड एंड अदर थिंग, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे दिखा है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग सेटलमेंट बन रहा है, तो इस सब एरिया में फ्लड का कंडीशन और साइक्लोन जब भी आता है तो उससे जो फेस करने का होता है वो घटते जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जो कैजुअलिटी है वो बढ़ रही है, क्लियर हो रही है। और सेटलमेंट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इट इज ड्यू टू द पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, एंड दिस इज द मेन रीजन। ओके, इन सीटू रिहैबिलिटेशन यहाँ पे दिया है। व्हाट इज मीन बाय द इन सीटू रिहैबिलिटेशन? रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? मानिए रिफ्यूजी है कहीं कहीं, हाँ दोबारा, जैसे मानिए कहीं वार हो गया, भाग के वो यहाँ है, जैसे रोहिंग्या है, रोहिंग्या म्यांमार में उनको मार रहे थे, वो भाग के इंडिया में आ गए, अब उनको सेटलमेंट कराना है। तो व्हाट वी विल डू, कहीं पे हम वहां पे दोबारा एक जगह बनाएंगे और वहां पे बसने के लिए देंगे, दैट विल बी द रिहैबिलिटेशन। इन सीटू का मतलब कि जहां पे कोई चीजें हो वहीं पे आप रिहैबिलिटेट करें, इन सीटू एंड एक्स सीटू। जैसे आप लोग पढ़ रहे थे ना कि जब एनिमल्स का, डिफरेंट एनिमल्स का हम कंजर्वेशन कर रहे थे, तो एक इन सीटू था, एक एक्स सीटू था। जैसे टाइगर्स का जो जू होता है, शहरों में आप देखिएगा, लखनऊ में जू है, यहाँ पे भी जू है ना, उधर तारामंडल की तरफ है ना। तो जू का मतलब होता है कि एक्स सीटू, मतलब कहीं और से लॉयन लेके आएंगे, कहीं और से टाइगर लेके आएंगे, यहाँ के नहीं है। इन सीटू का मतलब होता है कि कहीं जंगल एरिया है, उसी को चारों तरफ से किसी को आना जाने से आप मनाही कर दें, वहां का जानवर वहीं पे है लेकिन बाहरी लोग नहीं आ रहे हैं, दैट इज द इन सीटू कंजर्वेशन। दिस इज द टू वे। ओके, इन सीटू एंड एक्स सीटू रिहैबिलिटेशन का भी यही मेन क्राइटेरिया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। धीरे धीरे समझ में आ रही है। आज का न्यूज जो हम पढ़ेंगे, दैट इज जो नोबेल मिला है, नोबेल मिला है ऑन द डेवलपमेंट, जैसे न्यू डिस्कवरी इन्होंने किया है कि माइक्रो आरएनए। जैसे हमें लगता था माइक्रो आरएनए जो छोटे छोटे वार्म होते हैं, जीव होते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके में होता है, ठीक है। इसका इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट कर दिया था 1991 से ही। ओके, और 1991 में जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो किसी वॉर्म पे कर रहे थे, दैट वाज ए वॉर्म का नाम यहाँ पे कहीं दिया है। ओके, तो उनको लग रहा था कि ये जो छोटे, जैसे होता है ना, आप मच्छर उठाइए तो मच्छर में कॉम्प्लेक्सिटी कम है ना, उसमें तो दो टांगे हैं पतली पतली और उसका जो बॉडी है वो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन आप जो जो बड़े एनिमल्स में जाते हैं, खासकर जब से ह्यूमन में है, तो ह्यूमन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है ना, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी का अलग है, हार्ट का अलग है, हर एक बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चरिंग है, फंक्शनल है, अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो पहले ये लगता था कि जो माइक्रो आरएनए है वो दैट इज नॉट, जैसे ये स्टार्टिंग में जो कर रहे थे ये राउंड वॉर्म पे कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एक्सपेरिमेंट हम बढ़ाते गए, हमें लगा कि जो माइक्रो आरएनए एक जीन का पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है, और उससे ये होता है कि आप उसको, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना जेनेटिक्स, जीन एडिटिंग, कि आप जीन को हटा के दूसरा रिप्लेस कर देंगे, और उससे ये होता है कि जो जीन आपका बीमार है, डीएनए क्या होता है, कोडिंग होती है हमारा,
जब हम पैदा होते हैं तो एक छोटा सा पार्ट डीएनए का ट्रांसफर होता है, और वही जो डीएनए है वही इंफॉर्मेशन देता है कि जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसका आंख ब्लू होगा, रेड होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, होता है ना, खासकर रेड तो नहीं, ब्राउन, ब्लू एंड ब्लैक होता है, दैट इज द कलर। तो एवरीथिंग दैट इंफॉर्मेशन जो होता है दैट इज विद इन द डीएनए। डीएनए से फिर जीन बनेगा बड़ा होके, डीएनए एक एक चीज का कोडिंग होगा, पूरा उसका जो लिंक होगा वो जीन होगा, और जीन से ही जब प्रोटीन रिलीज होता है तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, होता है ना। मानिए कोई बीमारी है किसी जैसे मेरे फादर को या मेरे किसी जनरेशन में कोई बीमारी है कोई भी, जैसे कि डायबिटीज का जो बहुत कॉमन है, डायबिटीज का है। अब ये है कि मेरे में भी वो आएगा अगर उस जीन को ही हम जब हम ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, अगर उसको हम निकाल के और जो मेन डीएनए का पार्ट है जहाँ पे ये डायबिटीज वाला पार्ट है उसको कट करके और ऐसे आदमी का जीन से डीएनए निकाल के लाए जिसको डायबिटीज नहीं हो, उसका ऐड कर दे जो प्योर वाला है, तो जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये बीमारी नहीं होती है। दैट इज द मेन फंक्शन, ठीक है। तो हमें लगता था जैसे जो ये माइक्रो आरएनए है ना, इससे ये फायदा था कि कैंसर का जो होता है, कैंसर के जो सेल्स होते हैं ये सबको हम रिप्लेस कर सकते थे, कैंसर एंड डायबिटीज। तो ये अभी इन्होंने प्रूव किया है कि यस दिस इज पॉसिबल दैट कि जो माइक्रो आरएनए है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स या जो भी जीव हैं, स्पीसीज हैं, उनमें हो सकता है। इसीलिए इन दोनों लोगों को नोबेल दिया गया। इससे ये होगा फ्यूचर में कि जो कैंसर से हम, जैसे कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का मतलब होता है कि जो सेल्स होता है वो एक तरीके से सड़ने वाला सेल होता है और वो जल्दी, हाँ, और फिर वो डाई नहीं होता है। नॉर्मल होता है कि आपको नॉर्मल घाव सबको होता है, होते हैं ना, आपको भी चोट लगते हैं, होते हैं, लेकिन ये होते हैं कि वो सेल्स पहले रिपेयर कर लेता है, नॉर्मल सेल में बदल जाता है। लेकिन जो ट्यूमर होगा वो हमेशा क्या होगा कि वो अपने इंक्रीज करता जाएगा। जो आपका नॉर्मल कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी आपका वो, तो धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम उसको मार देता है और अच्छा वाला सेल्स रिप्लेस करता है। लेकिन जो ट्यूमर है वो मरेगा ही नहीं, और उस ऊपर से है कि वो अपना सेल डिवाइड करता जाएगा और एक दूसरे पार्ट में फैलने लगता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलेगा। दैट इज द मेन थिंग। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर हम चेंज कर दें जो मेन आपका ये ट्यूमर वाला सेल है, तो कहीं ना कहीं हम इसको हटा सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग। इसलिए होता है कभी कभी कैंसरस सेल होता है ना, वो ब्लड के वाला दूसरे पार्ट में मूव कर जाता है, तो बचना मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कीमोथेरेपी पहले होता है, पहले हम यही तो करते हैं। जैसे आपका जब कैंसर, आप डिफरेंट स्टेज पढ़ते होंगे कैंसर का होगा, अगर बहुत इनिशियल स्टेज है तब तो सर्जरी करके हटा देते हैं उस पार्ट को। दिक्कत यह है कि पहले तो कैंसर होगा तो आपको दर्द और एकाएक नहीं होता है, जब वो कई स्टेज पार कर जाता है तब आपको पेन होगा, उसके बाद आप जाते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग होती है, तब आपको पता चलता है। तब तक वो जो कैंसरस से होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में या जिस पार्ट में होता है उस पार्ट में ज्यादा फैल गया होता है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। अभी साइंस एक लिमिटेड है ना, ऐसा तो है नहीं कि साइंस की एकदम हार्ट निकाल के दूसरा सेम रिप्लेस कर दे। सेम चीज होती है अलग अलग पार्ट में, जैसे जिस पार्ट में होगा उस पार्ट से रिलेटेड इसको कैंसर का। हम्म हम्म उस पार्ट को पहले तो कीमोथेरेपी से मारते हैं, रेडिएशन से। रेडिएशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल आपका सेल होता है वो रेडिएशन को झेल लेता है, लेकिन जो ये कैंसरस सेल होता है ना वो रेडिएशन को नहीं झेल पाता, उससे उसका डेथ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्प्रे, जब आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप स्प्रे मारते हैं तो वो झेल नहीं पाता है, होता है वहीं पे कोई बड़ा सा अगर वो है एनिमल, वो झेल लेगा। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम रेडिएशन जब डालते हैं तो जो नॉर्मल हमारा सेल है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर, वो उसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर का मतलब उसको फेस करके सरवाइव कर लेता है, होता है ना। आ, आ, ये थोड़ा समझ में आ रहा है, नॉर्मल सेल और ये कीमोथेरेपी पता है ना, कैंसर में कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि रेडिएशन के थ्रू उस ट्यूमर को मारने की कोशिश करते हैं, सेल को, ठीक है। अब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन होता है कि जैसे आप जब एनर्जी वेव
डालते हैं, हो गया क्लियर। तो यही है कि जो हमारा नॉर्मल सेल है और जो कैंसरस सेल है, रेडिएशन से इसलिए मारते हैं कि जो रेडिएशन का क्षमता, सहने की क्षमता होती है, नॉर्मल सेल का ज्यादा होता है, कैंसरस सेल का कम होता है। तो पहला तरीका है कि कीमोथेरेपी से हम उस कैंसरस सेल को मारने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि सर्जरी करते हैं। बोन का है, बोन का सर्जरी करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें बचना मुश्किल होता है। लेकिन आप जैसे देखते हैं ना, अलग अलग बचने के कंडीशन होते हैं। एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा कैंसर पढ़ रहे थे, ओवरियन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर इजीली सर्वाइवल हो जाता है। आप देखते हैं कई जैसे एक्ट्रेस हैं, ये मनीषा कोइराला को हुआ था, सी सर्वाइव। लेकिन अगर बोन में हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं हो सर्जरी हो पाती है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग सर्विकल कैंसर पढ़े थे, सर्विकल कैंसर कुछ दिन पहले ही पढ़े थे ना। तो ये सब अलग अलग पार्ट में होता है, पार्ट के हिसाब से सर्वाइवल होता है। जहां पे अगर इजीली सर्जरी हो जाती है, हाँ, और जो पार्ट फिर भी नहीं, जैसे पहले तो मार के देखिए, पूरा तो पूरा पार्ट आप शरीर का बदल नहीं सकते हैं। आप कोशिश करते हैं कि रेडिएशन से मार के छोटा से छोटा लाए और बाद में सर्जरी छोटा से छोटा किया जाए, क्योंकि सर्जरी जितनी छोटी होती है उतना सर्वाइवल का चांस ज्यादा होता है। तो पहले कीमोथेरेपी से हम नॉर्मल भी होता है, जैसे होता है कि अगर पूरा का पूरा ट्यूमर मार दिया तो सर्जरी नहीं होती है, कीमोथेरेपी से ही सही हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे पार्ट्स में को भी इन्फेक्टेड कर देता है, तो वहां पे, और वो पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे आप ओवरी जैसे होता है ऑलरेडी, जैसे अगर वुमेन का एज 40-50 से ज्यादा हो गया और उनको बच्चे की जरूरत नहीं है तो ओवरी ही पूरा निकाल देते हैं। लेकिन ओवरी से ऊपर के पार्ट में हो, एक पार्ट से दूसरा पार्ट जुड़ा होता है ना, ओवरी से जुड़ा हुआ और भी पेट के पार्ट है। तो अगर वो ओवरी के बाहर चला गया तो क्या करेंगे कि कीमोथेरेपी से और पार्ट वाले सेल को मारना स्टार्ट करेंगे, और जो ओवरी में बच जाएगा उसका सर्जरी कर देंगे। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। अब बायोलॉजी की क्लास चलेगी इस पे, तो यू विल हैव द पूरा लेक्चर होगा, ठीक है ना। कैंसर टॉपिक है वो डिस्कस होगा एक पूरा, जब बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी। अभी आप इतना बेसिक जानिए कि व्हाट इज दिस, कि क्या अभी खोज हुआ है, नोबेल किसको मिला है। पीसीएस के लिए इन दोनों लोगों का नाम लिख लीजिए। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे का नाम है गैरी रूबकम। गैरी रूबकन, RUVKUN, रूबकन। इनका जो मिला है दैट इज फॉर द माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जीन को जब काट के हेल्दी जीन जोड़ते हैं उसके बाद उसका रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे फंक्शन करता है। जो एक्सपेरिमेंट इन चेंज हो जाएंगे, वही तो मैं कह रहा हूं कि जो पीछे वाला जीन एडिटिंग वही तो है, जीन एडिटिंग वही तो चल रहा है। धीरे धीरे लोग एकदम बेबी, डिजाइनर बेबी की बात चल रही है ना, कि डिजाइन करके बेबी पैदा होगा, कि अच्छा उसका आंख कैसा हो, उसका आंख शाहरुख खान के जैसा हो, उसका बाल ऋतिक रोशन के जैसा हो, आने वाले टाइम में ऐसा होने लगेगा। ओके, अभी इस पे और आर्टिकल आया है, तो अभी तो इनको नोबेल मिला है। इस पे हम लोग और क्लास में डिस्कशन करेंगे जब फर्दर इस पे आर्टिकल आएंगे तो, ठीक है। हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट देखते हैं, एक दो दिन में आएगा तो हम देखेंगे कैसा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड मालदीव। मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज्जू, वो इंडिया में आए हुए हैं। इस समय मालदीव की हालत खराब है, इकोनॉमिकली दे आर वेरी वीक। उनकी हालत यह है कि इन्फ्लेशन काफी हाई है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि बाहर से जो उनकी नीड है उसको इंपोर्ट कर सके। नीड होता है ना हर एक कंट्री की, इंडिया की जैसे नीड होता है कि हमें गोल्ड इंपोर्ट कराना पड़ता है, हमें अपना क्रूड ऑयल कराना पड़ता है। जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता है तो मुश्किल हो जाती है। होता है ना, डॉलर है वही है कि डॉलर को एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, मालदीव के रुपए को थोड़ी कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में दे हैव द लेस फॉरेन रिजर्व एंड देयर इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग।
तो इन्होंने जो हम पे हमारे साथ किया है, सबसे पहला जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज द $750 मिलियन का हम लोग क्या कर रहे हैं कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहे हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इंडिया और मालदीव एक दूसरे के करेंसी में खरीदने की वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का मतलब जैसे होता है कि मैक्सिमम कंट्री में ये होता है कि वो डॉलर मांगते हैं। जैसे इंडिया अगर कभी भी सऊदी अरेबिया से कहे कि क्रूड ऑयल खरीदना है तो वो इंडियन रुपीज को नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे डॉलर लाओ या गोल्ड लाओ, यही होता है। डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। अब डॉलर कब आपको मिलेगा? जब आपके यहाँ कोई डॉलर लेके आए और आपके इंडिया से खरीद के ले जाए, तब तो तभी होगा ना। अब मालदीव में कोई जा नहीं रहा है, उनके पास नहीं है खुद का पैसा, वो कितना भी छाप दे लेकिन कोई लेगा नहीं तो क्या फायदा होगा ना। लेकिन अब जब स्वैप करने लगते हैं तो एक दूसरे के पैसा एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो ये होगा कि वो अपना करेंसी प्रिंट करके भी एक दूसरे से तब तक ट्रेड करेंगे। क्लियर हो रहा है? जैसे आप उसको मौका, करेंसी स्वैप का मतलब यही होता है, सिंपल सी बात होती है। करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि एक दूसरे के करेंसी में ट्रेड करने का जो एग्रीमेंट होता है वही करेंसी स्वैप होता है। जैसे अभी हमने रसा के साथ किया था, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था डॉलर पे, यूएस ने मना कर दिया था ना रूस से, तो उसके बाद इंडिया जो हम उनसे ऑयल खरीद रहे थे, क्रूड ऑयल, वो हम रुपीज में खरीद रहे थे और जो रशियन रूबल है उसमें हम खरीद कर रहे थे। क्लियर हो रहा है? दैट इज द वन थिंग। दूसरी, प्रिंट हम थोड़ी करेंगे, वो करेगा ना, वो कंट्रीज को हम मौका दे देते हैं। जैसे आपके घर में प्रिंटिंग वो है, मेरे घर में है, तो मैं अपना वाला प्रिंट करके आपको दे दूं, आप मेरा कर दें। लेकिन आपका अगर तीसरे से लेन देन नहीं है तो वहां से दिक्कत होगा ना। जैसे पुराने समय में एक तरीके का बार्टर सिस्टम है, लोग जाते थे थोड़ा सा चावल दे के आइसक्रीम खा लेते थे, वो वाला सिस्टम पता है ना, एक दूसरे का वो आप वो करते हैं, गांव में अभी भी होता है। तो उसी तरीके का होता है, जब स्वैप ऑफ करेंसी करते हैं ना तो एक दूसरे का करेंसी हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द मेन थिंग, इंडिया ने वही स्टार्ट किया है। ओके उसके बाद इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें स्वैप के लिए, वो किससे होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही होगा ना, यही करेंसी हैंडल करता है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसमें मेन पार्टिसिपेंट है। ओके दूसरी चीज है कि ये जो अवेलेबिलिटी रहेगी कि आप कितने हमेशा के लिए थोड़ी छूट दे देंगे, तो 2027 तक का हमने कहा है कि हम स्वैप करेंगे एक दूसरे के, बाद में वापस हम डॉलर वाले पे आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे अगर आप छूट देते हैं किसी भी कंट्री का तो वो कंट्री जितना मन करे उतना करेंसी छापने लगता है। अब मैं मालदीव का पैसा लेके क्या करूंगा जब मुझे उससे कुछ खरीदना ही नहीं होता है? उससे मैं लूंगा ना कि जिसकी ज्यादा नीड है या जिसकी ओवरऑल वर्ल्ड में ज्यादा पूछ है। आप कभी भी बाहर कहीं पे भी जाएंगे, यूरोपियन यूनियन में या यूरोप में या चाइना में या कहीं पे भी, वो हमेशा डॉलर मांगते हैं। आप मालदीवियन करेंसी देके कुछ भी नहीं ले सकते हैं। दैट इज द वन। ओके सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे हम अ, जितने भी हमारे चांसेज है कि करप्शन के चांसेज हैं, या उसके लिए आपस में हम एक दूसरे का ऑर्गेनाइजेशनल एग्रीमेंट करते हैं, ताकि मानिए कोई करप्शन करके क्या होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट किया जाता है, जो स्मगलिंग होती है। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया का स्मगलिंग करके ले के जाएगा मालदीव में और मालदीव में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इजी होता है। तो ऐसे में क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया का जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एंड एंटी करप्शन मिशन है, वी आर मेकिंग एग्रीमेंट विद द मालदीवियंस कि वहां पे कभी भी ऐसा केस हो रहा है कि हमारा इंडिया का आदमी भाग के वहां जा रहा है और कुछ वहां पे ऐसे चीजों में इन्वॉल्व है जहाँ पे ब्लैक को व्हाइट में करेंसी में या कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता रहे। तो ये एक हुआ है। ओके अभी बीच में मोदी जी को वहां के मालदीव्स के, जो अभी हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था, कि जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू हैं, ये जो अभी इलेक्शन जीत के आए हैं, लास्ट ईयर ही इलेक्शन जीत के आए हैं, और इलेक्शन का इनका मेन मुद्दा था एंटी इंडिया प्रो चाइना। वो कह रहे थे इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। इंडिया आउट का मतलब ये था कि इसकी जो पुरानी गवर्नमेंट थी पहली वाली, जैसा भी हम लोग देखें बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, वो प्रो इंडिया थी। सेम वाज द केस विद द मालदीव। मालदीव की जो पुरानी गवर्नमेंट थी प्रो इंडिया थी। तो हमारा एग्रीमेंट काफी हद तक बढ़ गया था, और मालदीव समंदर के अंदर में आइलैंड है। मालदीव का मैप देखा है? आपको पता है मालदीव कहाँ है मैप में? इंडियन ओशियन में श्रीलंका, उसी के उस तरफ, एक तरफ श्रीलंका है, दूसरी तरफ मालदीव है। ठीक है, मैप है आपके पास? एक एटलस खरीद लीजिएगा, एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जब भी हम लोग रेफर करेंगे तो एटलस को रेफर करेंगे। ओके
मालदीव आइलैंड है और आइलैंड की वैल्यू बहुत होती है। कभी भी अगर नवल अटैक हो रहा है, चाइना क्या है, इंडिया पे नवल भी अटैक करेगा जब करेगा। और मालदीव के जो पोर्ट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से अटैक करेगा। एक बेस होना चाहिए ना कि आपका शिप हो, आपका एरोप्लेन है। तो चाइना, प्रो चाइना ये था कि इंडिया के साथ भी पुराना गवर्नमेंट था, उन्होंने अपना जो बेस था वो इंडिया को दे दिया था। और इंडिया को यहाँ तक दिया था कि इंडिया की आर्मी जो है वो जाके उस बेस और उस शिप का वो देखभाल करेंगे, जितना भी टेक्निकलिटी है या उनके जो पर्सनल, उनको ट्रेन करेंगे। लेकिन मोहम्मद मोइजू इस मुद्दे को ऐसे बनाए थे कि इंडिया मालदीव पे कैप्चर करना चाहता है, अपना आर्मी भेज रहा है। और पूरे इलेक्शन में ये मुद्दा बना के लड़ा था कि जिस दिन मैं इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बन के आऊंगा, सबसे पहले इंडिया की जितनी भी आर्मी के पर्सनल है उनको मैं छोड़ने के लिए कहूंगा मालदीव। तो आते ही इन्होंने ये कंडीशन रखा कि जितने भी इंडियंस आर्मी वहां पे हैं पर्सनल, उनको आप वापस बुलाइए। तो इसको लेके इंडिया से रिलेशन काफी खराब हो गया था। उनके कुछ मिनिस्टर ने, मोदी जी, क्या होता है ना, जब प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहा है तो जो मिनिस्टर छोटे छोटे होते हैं प्रेसिडेंट से फायदा लेने के लिए उसी और आगे बोल देते हैं। तो उन्होंने मोदी जी को गाली देना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया में सोशल मीडिया पे कैंपेन चल गया कि मालदीव के खिलाफ, तो उसका नाम था मालदीव बायकॉट मालदीव के नाम से एक कैंपेन चला था सोशल मीडिया पे। मालदीव की जो मैक्सिमम इकोनॉमी है, इंडिया के टूरिस्ट जो, हाँ, लक्षद्वीप, जैसे ये लोग कह रहे थे कि आप मालदीव जाते हैं उससे अच्छा लक्षद्वीप जाइए। और मालदीव की जितनी भी इकोनॉमी है वो टोटली टूरिस्ट पे डिपेंडेंसी है। टूरिस्ट लोग जाते हैं, वहीं के होटल होटल से पे जो हम लोग पैसा पे करते हैं उन्हीं से उनकी इकोनॉमी चलती है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री है नहीं, उनके वहाँ कोई क्रूड ऑयल का ऐसा तो है नहीं रिजर्व है। तो दैट इज टोटली द बेसिस ऑफ द टूरिज्म। और टूरिज्म अभी जो आया था वो हाफ हो गया था, जो इनकी कैपेसिटी थी उसका आधा हो गया था। क्लियर हो रही है ये चीजें? मैं ऊपर ऊपर तो नहीं उड़ रहा है। ओवरऑल सिर्फ इतना समझना है, पहला जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज फॉर द करेंसी स्वैप, उसमें हमें कुछ डॉलर भी दिए हैं, पैसे भी दिए हैं कि वो यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट आए थे, रिलेशन खराब हो गया था, उन्होंने इंडिया आउट के नाम पे लड़ा था। इंडिया में अभी कैंपेन एंटी मालदीव कैंपेन चला था, बायकॉट मालदीव चला था। उससे उनकी इकोनॉमी काफी हाफ हो गई थी, जो इनकम टूरिज्म से थी, जो उनका पहले जिस लेवल पे थी उसका आधा हो गया था। पहले अगर $100 मिलियन था तो वो घट के $50 मिलियन। अब इंडिया को भी जरूरत है, उनको भी जरूरत है। इतना होने के बाद ये होता है कि वो कहते हैं कि हमारे, वही तो। एक चीज और एग्रीमेंट में जो चल रहा है दैट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है तो हमारा जो टैरिफ होता है, जैसे कोई भी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं मालदीव में तो टैक्स लगेगा, मालदीव से जब चीजें इंडिया में आएगी तो वो भी टैक्स लगेंगी। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो जो टैक्सेशन का प्रोसेस होता है रिड्यूस कर दिया जाता है, कि वो हमारे टैक्स जो हमारा एक्सपोर्ट होगा उसको कम कर देंगे, जो हम पे इंपोर्ट आएगा वो हम वहां से रिड्यूस कर देते हैं। ओके ओके, ये चीजें समझ में आ रही। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मालदीव के साथ नहीं है, अभी चल रहा है। तो कभी पूछेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि नहीं है, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये सब चीजें। इसके पहले यहाँ पे और भी चीजें हिस्टोरिकल दिया है कि पीछे क्या हुआ। जैसे वो मालदीव में पहले कोई भी प्रेसिडेंट जीतता था वो सबसे पहले इंडिया में आता था, प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया को भी लगता था हाँ हमारा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ये सबसे पहले चाइना गए और भी देश गए, इंडिया में ये 8 महीना बाद आए हैं जीतने के। 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ। यहाँ पे कहीं दिया होगा कि इट वाज 8 मंथ आफ्टर द विजिटिंग द बीजिंग। चाइना गए और चाइना के से 8 मंथ बाद आए। नॉर्मल होता है कि मालदीव का कोई भी प्रेसिडेंट जब इलेक्शन जीतता है तो वो इंडिया पहला विजिट करता है। तो ये थोड़ा सा तो लगेगा ना बुरा कि अरे मेरे वहां आते थे, अभी इज्जत कम कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। तो इंडिया इससे थोड़ा सा नाराज था। और इनका चाइना के साथ भी काफी एग्रीमेंट हुआ है, दिस आर हियर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर हुआ? डिफेंस पैक्ट इनका चाइना के साथ ऑलरेडी है। ओके, इंडिया मालदीव और चाइना के रिलेशन समझ में आ रहा है। यहाँ एक ट्राइएंगल वाला रिलेशन है, मालदीव एक तरफ खड़ा है, एक तरफ चाइना और एक तरफ इंडिया। वो दोनों से अपना रिलेशन इस तरीके से रखना चाहता है। पहले तो ये था कि प्रो चाइना एंटी इंडिया, लेकिन अभी समझ में आ गया कि इंडिया की जरूरत बहुत है, क्योंकि जो मालदीव की
डिफेंस पैक्ट का मतलब कि वो जो इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे इस, हाँ, जो नहीं बेचते हैं, जब पैक्ट होता है उसके बाद बेचते हैं। जैसे होता है ना कि जब आप किसी को भी अपना डिफेंस का कोई भी चीज ऐसे नहीं सेल करते हैं, पहले आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि किसी मेरे दुश्मन को नहीं बेचेंगे। जैसे मैं ब्रह्मोस इंडिया का है, तो इंडिया का ब्रह्मोस ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई देश को बेचूं वो बाद में पाकिस्तान को बेचे, नहीं करेगा ना। तो डिफेंस पैक्ट किसी भी कंट्री के बीच में होता है बिफोर द गोइंग फॉर द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड द टूल। खासकर जो स्ट्रेटेजिक टाइप का होता है, मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, जो काफी लीथल टाइप के जेट हो गए, ये सब का क्लियर हो रही है ये सब चीजें। यहाँ पे मालदीव चाइना रिलेशन का ही मेन डिस्कशन है कि उनके ऑलरेडी उनका एग्रीमेंट हो चुका है। इंडिया ने भी काफी हेल्प किया है। बीच में हमने देखा इतना होने के बाद भी जो हम थे कि जब भी मालदीव में कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले हमने अभी हाल ही में वाटर सप्लाई करवाया था। कोविड के टाइम पे हमने वैक्सीन भी दिया था। इंडिया चाहता है कि रिलेशन हम खराब ना करें, क्योंकि हमें रहता है कि आसपास नेबरहुड में शांति बने रहेगी तभी इंडिया अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देगा। अगर वहां पे सिविल वार चलेगा, वहां पे लड़ाई चलेगी, तो लोग भाग के इधर आएंगे, कंडीशन यहाँ पे भी खराब होगा। तो इंडिया ऑलवेज ट्राई टू नॉर्मलाइज द कंडीशन इन द नेबरिंग कंट्रीज। क्लियर हो रही है ये चीजें। अभी इस पे और भी आर्टिकल आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। जो थोड़ा थोड़ा है अभी जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग कल पढ़े थे ना कि वो एरोप्लेन वाला शो चेन्नई में चल रहा था, इतनी भीड़ हुई थी कि 5 लोग डेथ हो गया हार्ट अटैक से। तो ये होता है इंडिया में, हर जहाँ लोग भीड़ देख के भीड़ में चले जाते हैं, जितना मजा नहीं आता उससे ज्यादा वो हो जाता है। आप देखिएगा अक्सर अभी आ रहा है ना, दशहरे का मेला लगेगा, चहल पहल उसी में लोगों का, और लोगों को मजा आता है। लोग ऐसे जाते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ लगता है, हमें भी चलना है। जैसे ये नहीं देखेंगे कुछ यूनिकनेस है, वो भीड़ देख के भीड़ बढ़ाते हैं कि भीड़ देख, दैट इज द मेन थिंग। अब यहाँ पे ये था कि 5 पीपल डाइड ड्यू टू द दिस क्राउड ज्यादा था। कर्नाटका भी अपना कास्ट सेंसस अब पब्लिश करने वाला है, इसके पहले अभी बिहार किया था, ठीक है। तो दैट इज द वन थिंग। जेटी राजप्पा, इनको अवार्ड मिला है हुलिकानु प्रोग्रेसिव आदिवासी वाइल्ड लाइफ अवार्ड। तो ये लिख लीजिए, पीसीएस या वनडे वाले एग्जाम में पूछेगा। जेटी राजप्पा, जो अवार्ड है उसका नाम है हुलिकानु वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हुलिकानु प्रोग्रेसिव आदिवासी वाइल्ड लाइफ अवार्ड। प्रोग्रेसिव आदिवासी, प्रोग्रेसिव आदिवासी वाइल्ड लाइफ अवार्ड। लिख लिया, आगे बढ़े। नाम है उनका जेटी रजप्पा हुलिकानु। दिस इज फ्रॉम द चेन्नई, तमिलनाडु, आई थिंक तमिलनाडु। नहीं, कर्नाटका का है ये। नगरहोल, जो नगरहोल टाइगर रिजर्व है, दिस इज इनटू द कर्नाटका, नॉट तमिलनाडु। नगरहोल टाइगर रिजर्व दैट इज इन द कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटका वाले बॉर्डर पे है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं ना, वहीं पे है। जैसे अब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तीनों एक जंक्शन पे मिलता है, तमिलनाडु उधर से कर्नाटका और इधर से केरला। तो इसी जंक्शन पे ऊपर तमिलनाडु वाले पार्ट में दैट इज नगरहोल टाइगर रिजर्व। नगरहोल का नाम लिख लिया ना, नगरहोल टाइगर रिजर्व टाइगर्स के लिए फेमस है। नगरहोल यहाँ पे है, नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये नगरहोल टाइगर रिजर्व, दिस इज इन द कर्नाटका। मैचिंग कराने के लिए आ जाएगा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो नगरहोल दैट इज इन द कर्नाटका। अभी हम लोग कुछ दिनों से काजीरंगम रंगा पढ़ रहे थे, पोबित्रो पढ़ रहे थे, ये सब याद है ना, मानस पढ़ रहे थे। आगे बढ़े, लिख लिया। व्हाट, कर्नाटका, उसी में ये इनका है जो रेजिडेंस।